दुबई की बुर्ज खलीफा जिसकी हाइट 828 मीटर है और मलेशिया की ट्विन टावर जिसकी हाइट 455 मीटर है। आपको पता है इन दोनों बिल्डिंगों को किस आर्किटेक्चर कंपनी ने बनाया है? इन्हें बनाया है सैमसंग ने, जो शुरुआत में नूडल्स, फिश और सब्जियां बेचा करती थी। लेकिन आज सैमसंग प्लेन्स, फाइटर जेट, शिप, आर्मी टैंक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा केमिकल्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस जैसे अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। जैसे हमारे घरों में टाटा ग्रुप की कोई ना कोई चीज पड़ी रहती है, वैसे ही सैमसंग की भी कोई ना कोई चीज हमारे घरों में पड़ी है। हालांकि ज्यादातर हम सैमसंग को उनके मोबाइल, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से ही जानते हैं। आज एंड्रॉइड को गूगल के अलावा सैमसंग ही कंट्रोल करता है। पूरी दुनिया में कोई भी मोबाइल कंपनी वो स्मार्टफोन्स सैमसंग के मदद के बिना नहीं बना सकती, फिर चाहे वो एप्पल मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा होगा कि नूडल, फिश और सब्जियां बेचने वाली इस कंपनी ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। सैमसंग की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसके पीछे कई सारी कंट्रोवर्सीज भी है और अपने पैसे को बचाने के लिए सैमसंग को गलत रास्ते से भी गुजरना पड़ा था। तो आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यह है साउथ कोरिया में रहने वाले ली ब्योल चू। इन्होंने ही सिर्फ 28 साल की उम्र में सैमसंग ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। सबसे पहले आप सैमसंग का मतलब समझिए। साउथ कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार और 3 नंबर साउथ कोरिया में बिग और पावरफुल माना जाता है और स्टार का मतलब एवरलास्टिंग। पावरफुल, बिग, एवरलास्टिंग ये तीनों ही वर्ड्स आज सैमसंग पर परफेक्ट सूट होते हैं। लेकिन शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी जिसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को पूरे साउथ कोरिया और आसपास के देशों में फैला दिया था। सियोल शहर में उनका हेडक्वार्टर था, लेकिन ईयर 1950 में जब साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से वॉर शुरू हुआ तब तक सैमसंग का नाम साउथ कोरिया के टॉप ट्रेडिंग कंपनियों में शामिल हो गया था। पर दोस्तों, इस वॉर के बाद ही सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। वॉर की वजह से उन्हें अपना हेडक्वार्टर सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेसेस तो टॉप टू बॉटम चले गए। एक्सपोर्ट करना तो दूर की ही बात थी, लोग खाने पीने के सामान के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड हो गए। जैसे ही कोरियन वॉर खत्म हुआ तब ली ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने पर काम करने लगे। साउथ कोरिया में गन्ने की खेती काफी ज्यादा लेवल पर होती है, इसलिए सैमसंग ने शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की और उसके प्रॉफिट से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंटर कर गई ताकि लोगों के लिए सस्ते कपड़ों की जरूरत को पूरा किया जा सके। ऐसे ही कई सारे बिजनेस में सैमसंग डाइवर्सिफाई हो गया। ली का यह आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा और कंपनी को बहुत फायदा हुआ, जिससे कंपनी डूबने से बच गई। इसलिए ली ने इसी स्ट्रेटेजी को और भी एग्रेसिव से फॉलो करना शुरू किया। सैमसंग ने अपने कई जगह डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंटर कर गए। आज भी सैमसंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इन सभी बिजनेसेस की वजह से सैमसंग के पास हद से भी ज्यादा पैसा आ गया और ली ब्योल चू साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। फिर साल आया 1968, तब सैमसंग कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी उतरने का फैसला कर लिया और 1 साल के अंदर अंदर ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतार दिया, जो था 12 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और उसके अगले साल तक सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और इसी सक्सेस ने सैमसंग को और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट किया। और फिर सैमसंग ने 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर, 1981 में कलर टेलीविजन और 1983 में पर्सनल कंप्यूटर को भी मार्केट में उतार दिया। लेकिन सैमसंग को जल्द ही यह महसूस हुआ कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें दूसरी किसी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए सैमसंग ने एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया और अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे। इसके अलावा कई सारे पार्ट्स को भी सैमसंग खुद ही बनाता और दूसरी कंपनियों को एक्सपोर्ट भी करता। एप्पल जैसी ट्रिलियनियर कंपनी भी अपने फोन्स में सैमसंग का ही डिस्प्ले और चिप्स यूज करते हैं। इसके अलावा सैमसंग कंपनी के कई सारे बिजनेसेस हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक हो जाओगे। सैमसंग हैवी इंडस्ट्री दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर में से एक है, जिनका एक दूसरा डिवीजन है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स और काफी बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है।
और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि दुबई की बुर्ज खलीफा और मलेशिया की ट्विन टावर सैमसंग ने ही बनाया है और इसके अलावा कई सारे लग्जरियस होटल्स, थीम पार्क और एक पूरी की पूरी सिटी सैमसंग ऑन करती है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से जाना जाता है। सैमसंग ऐसी ही है जैसे एक आइसबर्ग होता है, जो पानी के ऊपर की बर्फ है वो है मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, लेकिन जो पानी के नीचे इतनी बड़ी बर्फ है वो है सैमसंग के असली बिजनेसेस। एक यंग मामूली आदमी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस को अलग अलग बिजनेस में डाइवर्सिफाई करता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टक्कर देने वाला नहीं, और बहुत कम समय में एक मल्टी बिलियन एम्पायर खड़ा कर देता है। सुनने में तो ये अनबिलीवेबल स्टोरी लगती है, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है दोस्तों। सैमसंग का इतना सक्सेस होने के पीछे कई सारी कंट्रोवर्सीज भी छुपी हुई है। वॉर के बाद साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर काफी इम्पैक्ट पड़ा हुआ था, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद पड़ा हुआ था। कोरियन प्रेसिडेंट सिंगमन री अपनी इकोनॉमी को कैसे भी करके एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सैमसंग को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन उनका सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल अनइथिकल था, यानी कि सैमसंग को आसान शर्तों पर लोन दिया गया, टैक्स पर पूरी छूट दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो सके और देश की इकोनॉमी भी ग्रो हो सके। और सैमसंग को कंपटीशन से बचाने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने जापान और कई सारे देशों को साउथ कोरिया को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचने पर बैन कर दिया गया, यानी कि कोई भी देश साउथ कोरिया को कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं बेच सकता था और कस्टमर को सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम चांस सैमसंग को दिए गए, जिसकी मदद से वो अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकलते चले गए। और ये सब कुछ हो पा रहा था सिर्फ एक शख्स की वजह से, और वो शख्स था सैमसंग का फाउंडर ली ब्योल चू, जिन्हें पॉलिटिक्स कनेक्शन बनाने के लिए एक जाना माना खिलाड़ी माना जाता था, और उनकी वजह से ही सैमसंग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। बाकी कंपनियों की तरह सैमसंग पर कोई भी एक्सपोर्ट लिमिट नहीं थी, कभी भी उन्हें लोन की महसूस नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले थे, और इससे कोरियन गवर्नमेंट को भी काफी फायदा पहुंचा। सैमसंग ने काफी कोरियंस को नौकरियां दी, लेकिन छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद हो गए, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी गवर्नमेंट सपोर्टेड सैमसंग जैसी जायंट कंपनी के सामने कैसे टिक सकती थी। आज के दिन सैमसंग जिस भी फील्ड में घुसती है, उस फील्ड के दूसरे बिजनेसेस को तहस नहस करने की ताकत रखती है, और इस तरह आज साउथ कोरिया की इकोनॉमी जाने अनजाने में ही सही सैमसंग पर ही निर्भर हो गई है। लेकिन एक ही कंपनी पर निर्भर रहना साउथ कोरिया के फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब कंपनी के सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता तो कंपनी अपनी मोनोपोली लाती है, जैसे इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने किया, जब मर्जी हो तब रिचार्ज के प्राइजेस बढ़ा दिए। अगर आपको जियो पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो जियो कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।